नमस्कार, प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपनी इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली आईएएस की पुलिस परीक्षा की तहत आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसी के तहत हम ये लक्ष्य यूपीएससी बैच 2025 इसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी हम करा रहे हैं। और आपने आपने इस क्लास की थंबनेल में आपने देखा होगा कि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसमें हमारे 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम आपको कराएंगे मानचित्र। इससे पहले हमने सौरमंडल पढ़ लिया, पृथ्वी की अच्छे से देशांतर पढ़ लिया हमने, पृथ्वी की गतियां पढ़ ली। आज चैप्टर में पढ़ेंगे हम मानचित्र। आज हमारा चौथा अध्याय है और जैसा कि हम आपको इसमें लिखा है मानचित्र, इस मानचित्र को देखें क्या होता है। मानचित्र हमारे बेसिक 3 तरह के होते हैं। भू राजनीतिक मानचित्र हो गया, इसमें किसी देश की सीमा कहाँ तक लग रही है या देश के अंदर किसी राज्य की सीमा कहाँ तक लग रही है, राज्य में कोई शहर है, नगर है, महानगर है, उसकी सीमा कहाँ तक लग रही है, वो हमारे भू राजनीतिक मानचित्र में आता है। अब आप देखेंगे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में देखेंगे आप किसी देश में कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ बह रही है, कौन सा मैदान कहाँ पर है, इन चीज़ों को देखेंगे। और थीमेटिक मानचित्र में वहाँ की वन संपदा, सड़कें, मार्ग और वहाँ के वन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, मानचित्र के बारे में जानकारी लेंगे। मानचित्र से संबंधित जानकारी हमें जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास की। देखिए, आप इस चित्र को देख रहे होंगे, ये वाला चित्र आप इसे देख रहे होंगे। ये क्या है? दिक् सूचक है। इसकी ऊपर जो सुई की दिशा दिखा रही है ना, इसमें ये क्या है? उत्तर दिशा। और ये हमारा दक्षिण दिशा। अब देखेंगे, उत्तर हमारा 0 से दिखा रहा है और दक्षिण हमारा 180 से दिखा रहा है। अब आप जैसे हम किसी घर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हम किसी चीज को देखेंगे कि हमारा इसका उत्तर दिशा कितने उस पर है, तो वो इस हिसाब से घूम जाता है और उसकी कोण दिखा देता है। तो इसके बारे में जानेंगे हम विस्तार से। देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जो पिछले अध्याय में हमने आपको बताया कि ग्लोब दिखाया था हमने, ग्लोब अभी भी हमारे पास है। अब देखेंगे, ये ग्लोब है हमारे पास। हमने इस ग्लोब में देश देखे, देश कौन सा कहाँ पर स्थित है, पर्वत कहाँ पर है। तो इस ग्लोब में हम दुनिया भर की चीज देखते हैं। पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है हमारा ये ग्लोब जो है, हमारा पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इसमें नदियां, सागर, झीलें, और ये क्या बोलते हैं इसे, पर्वत, देश, इनके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन ये इनके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये इसके अपेक्षा ये जो आपका दिखाया गया ना मानचित्र, मानचित्र में किस इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी पृथ्वी के किसी भाग में या किसी देश की सीमा के बारे में या किसी देश के मानचित्र के बारे में हम जानकारी इससे ज़्यादा ग्रहण करेंगे, तो वो हम मानचित्र में करेंगे। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो उसके लिए ग्लोब हमें काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश या राज्य, देश हो गया, या हम अपने देश की सीमा के बारे में जाने, कहाँ कहाँ तक हमारी सीमा है, और इसमें राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। हम अपने ग्लोब में क्या देखते हैं? अपने अपने ग्लोब में हम अपने भारत को देखते हैं या किसी विश्व के अन्य देशों को देखते हैं। लेकिन उसमें ग्लोब में उनको राज्यों को और उसमें राज्यों में जो बसे शहर गांव को तो नहीं दिखाएगा ना। तो हम विस्तार से जानकारी करने के लिए हमें अपने मानचित्रों को जानना जरूरी होता है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, एक चपटी सतह पर, है ना। देखिए, ये मान लीजिए, इस पर हम, ये हमारी चपटी सतह है और इस पर हम भारत का मैप बनाते हैं। देख लीजिए, थोड़ा मान चलो हमारा ये मैप है भारत का, तो हमने इसको एक चपटी सतह पर बना दिया। ग्लोब पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन ग्लोब पे संपूर्ण जानकारी दी गई है, उसमें संपूर्ण विश्व के बारे में, लेकिन हमें अपने भारत के बारे में जानकारी चाहिए। तो इसको हम एक मानचित्र के माध्यम से इसको हम दिखा देंगे। अब इसमें हमारा राज्य हो जाएंगे, जैसे कि हमारा ये गुजरात हो गया, है ना। यहाँ राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ आपका यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ऐसे आपके राज्य हो जाएंगे, तो उनमें हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मानचित्र बनाते हैं।
लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र है क्या है, हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ जो मानचित्र होते हैं ना, एक छोटे क्षेत्र को दर्शाएगा और उसमें जो भी तथ्य हैं उसको दर्शाएगा, मैंने उसको लिख दिया जाएगा संकेत में। जो भी उसकी जानकारी होगी मानचित्र के बारे में, तो एक संकेत में उसको लिख देंगे। मतलब ऐसा नहीं हिंदी में लिख देंगे उसको या अंग्रेजी में लिख देंगे, वो कोई संकेत होगा, उसके माध्यम से वो जानकारी होगी, वो मानचित्र के बारे में जानकारी उससे हमें प्राप्त हो जाएगी। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। अब देखेंगे जो दूसरे मानचित्र होते हैं हमारे, उसमें क्या होगा, बड़ी किताब की तरह तथ्य होंगे, है ना। क्या होंगे, बड़ी किताब की तरह तथ्य होंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। कई मानचित्र मिलकर बन के, जो कई जैसे एक मानचित्र हो गए, दो मानचित्र हो गए, ऐसे कई जो मानचित्र इकट्ठे हो जाते हैं, एक किताब बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं ना। ये क्या बन जाता है, ये एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। उसकी एटलस जो होती है, उनके विभिन्न पैमाने होते हैं, विभिन्न मापें होती हैं जिनसे उनका चित्रांकन किया जाता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से क्या होता है, मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा जानकारी अधिक प्राप्त होती है आपके मानचित्र से। हम आगे देखेंगे। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब मानचित्र कितने तरह के होते हैं उनको देखिए। भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, सब नेचुरली बनी हुई हो, जिसको किसी मानव ने नहीं बनाया हो, तो वो होती है हमारी प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि पर्वत हो गए, है ना, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्र क्या बोलते हैं, तो भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अगर मान के चलो, अगर आपका भौतिक मानचित्र उसमें लिखा ना आया, और उसमें अगर उच्चावच मानचित्र लिखा आ गया, और यदि आपको उच्चावच मानचित्र के बारे में पता नहीं है, या पढ़ा, या आपने पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी वगैरह, वो कोई जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ से फंस सकते हैं। तो इसीलिए आप भौतिक के साथ साथ आप उच्चावच लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आपकी समझ इससे ज़्यादा विकसित होगी। और इसमें देखेंगे कि इन मानचित्रों में हम देखेंगे कि जैसे हमारा ये पर्वत हो गए, पर्वत कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे आप हिमालय पर्वत को देखेंगे, कितना बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। एक आपको ये भी कहा जाता है कि हिमालय पर्वत आपके पहरेदार की भांति काम करता है। तो ऐसे तरह के जो पठार, मैदान, नदियां, पर्वत हो गए, इनकी बारे जानकारी हमें भौतिक या उच्चावच मानचित्र में प्राप्त करते हैं। अब देखिए राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत जैसे किसी देश की सीमा कहाँ तक जा रही है, और उस देश में कौन सा राज्य कहाँ तक जा रहा है, और उस राज्य में कौन सा शहर कहाँ पर है, और आपस में एक दूसरे कैसे कनेक्ट हैं, इन चीजों को हम पढ़ते हैं राजनीतिक मानचित्र में। वही देखिए कहा इसमें, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, देखिए विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो हमने भौतिक मानचित्र या उच्च मानचित्र के बारे में जानकारी जानकारी ले ली, हमने राजनीतिक मानचित्र के बारे में जानकारी ले ली। अब हम अगली जो टर्म है उसको देखते हैं। देखिए अब आ रहा है थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, कुछ जो मानचित्र होते हैं वो हमें विशेष जानकारी देते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, जैसे सड़क का मानचित्र दिया होता है ना। जैसे आपने अपने किसी ऑफिस में, दफ्तर में देखा होगा, या आप जहाँ पढ़ने जाते होंगे अपने बचपन में देखा होगा, आप गए होंगे ऑफिस में, एक नक्शा लिखा, जैसे आप जिस जिले में रह रहे हैं, या आप जिस गांव में रह रहे हैं, या वो जहाँ पर आपका स्कूल मौजूद है, कॉलेज मौजूद है, तो वहाँ की एरिया लिखी होगी, है ना। ये सब, ये फलाना रास्ता गया है, ये फलाना मार्ग गया है, तो नाम लिखा होता है। तो वो हमारे मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र। आपने देखा होगा, आप जब पढ़ने जाते होंगे आप लोग, या आप अभी देखते होंगे, ये जानकारी उसमें मिलती है। वह उसमें आप देखेंगे वर्षा मानचित्र, ये भी आपका थीमेटिक मानचित्र में आता है। बारिश होती है, कहाँ ज्यादा बारिश होती है, कहाँ नहीं होती, तो वो जानकारी भी आपके थीमेटिक मानचित्र में दी जाती है। आप समझ पा रहे होंगे। वन के बारे में देखेंगे, उद्योगों के बारे में देखेंगे, आज ये कहाँ कहाँ पर वितरण है, इनके बारे में जानकारी हमारे थीमेटिक मानचित्र में होती है। तो इनको हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। के आधार पर मानचित्र के तीन घटक हैं,
अब देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप भले ही आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, घटक, है ना, इनको आप नोट कर लेंगे। जैसे आपकी दूरी हो गई, दिशा हो गई, ये प्रतीक, आप इनको नोट कर लेंगे। आप यकीन मानिए, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको सरल लगने लगेगी। जैसे आप दूरी नापते हैं, आपने दूरी नापी होगी। जैसे कि आपने कभी चित्र बनाया होगा अपने कागज पर, तो आप उसे लिखते होंगे कि यहाँ से, जैसे आप जैसे कोई आर्ट बनाते हैं, तो टीचर आपको बोलते होंगे, जैसे आप जब पढ़ने आप लोग जाते होंगे, तो जैसे बोलते हैं साड़ी डिजाइन बना के लाओ, तो माप दे रखी होती है कि आप इतने सेंटीमीटर की इतना कॉलम बनाइए, बीच का कॉलम इतना बनाइए, तो आप उसको माप के लिखते हैं ना। तो दूरी इसमें उस तरह से यूज की है, लेकिन दूरी का ये यूज होता है, जैसे बड़े पैमाने पर दूरी यूज करना है ना, छोटे पैमाने पर दूरी यूज करना, तो उसका मतलब इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, मानचित्र एक आरेखण होता है। क्या होता है? एक आरेखण होता है, मतलब किसी पर ये बनाया जाता है, किसी कागज पर, चपटी सतह पर ये आरेखण रेखाओं के माध्यम से ये बनाया जाता है। क्या? मानचित्र। जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर किसको दर्शाया जाता है। तब जैसे आप लोग बोलते हैं, जैसे आप क्लास में जाते होंगे तो आपको अध्यापक जी बोलते होंगे कि आप ये अब नक्शा बना के लाइए, है ना। तो जैसे उन्होंने बोल दिया कि आप उत्तर प्रदेश का नक्शा बना के लाइए, या बोल दिया भारत का नक्शा बना के लाइए, या बोल दिया बिहार का नक्शा बना के लाइए। तो बिहार है बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आपका भारत बहुत बड़ा है, लेकिन उन चीजों को आप छोटे में क्या करते हैं, बना लेते हैं, छोटे कागज पर। तो वही वो क्या होता है, वो आपका मानचित्र का आरेखण होता है। क्या होता है? वो आपके मानचित्र का आरेखण होता है। या आप यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो मानचित्र हैं वो आपके छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जब आप मैंने आपको अभी बता दिया कि जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आपको अध्यापक जी बोलते होंगे कि अपनी इतनी चीज़ को अपने तरह से बना कर दीजिए, है ना। तो आप जब भारत के नक्शे को आप अपने छोटे से कागज में बनाते हैं, छोटे क्या हो गया, तो ये जब कागज पर छोटी दूरी, है ना, स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, तो इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये मानचित्र छोटे पैमाने के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं। देखिए, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। देखिए, आपने जब मानचित्र बनाए होंगे, तो आप भी बड़े सावधानी से बनाते होंगे, कहीं रेखा गलत ना खिंच जाए, या कोई चित्र बना रहे हैं, देखते होंगे कि इसका जो माप दे रखा है हम उसी के अनुसार बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो रेखा हम खींच रहे हैं कहीं ज्यादा बड़ी बन जाए, ऐसा तो नहीं। तब इन चीजों को बड़ी सावधानी से यूज करते हैं। आप लोग करते होंगे, है ना, कि स्कूल टाइम में हम भी करते हैं, टाइम में हमने भी किया था, मैं किया था। और अब जब तैयारी जब आप कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप मतलब अपने इतना इस प्रति आपकी इतनी तेज हो जाती है कि इसको हम कर ले जाते हैं ना, बना ले जाते हैं नक्शे को या किसी मैप को, तो हम उसे अंदर रख लेते हैं, हमारा 5 सेंटीमीटर इतना होगा या 2 सेंटीमीटर हमारा इतना होगा। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम उसको वही हिसाब से खींचते थे लाइनों को। देखिए, तो दूरी किसी को वास्तविक रहे, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को छोटी दूरी में व्यक्त करती हो, है ना। एक क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो उन्होंने क्लास 6 के अनुसार बता दिया है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और ये हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ये हम लोग, ये जो आप संस्थान आपकी नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड करा रही है ना, ये आपको ऐसा दे रही है कि जब आपका एग्जाम आएगा ना, आप देख लेना 100% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, 100%। जब आप इनको करंट से अपडेट कर लेंगे, तो 100% कहेंगे सर ने वास्तव में अच्छा पढ़ा दिया, और हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया। एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर हो जाता है कि उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता। इसीलिए हम आपकी इस चीज़ों को ध्यान में रख करके ये चीज़ आपको दे रहे हैं, तो आप इसे आसानी से कर ले जाएं। एग्जाम के टाइम पर आपको ये फील ना आए कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाई, या मैंने ये नहीं कर पाया, या वो नहीं कर पाया, इसलिए आपको सब कुछ किया जा रहा है। देखिए,
इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? जो वास्तविक दूरी होती है, वास्तविक जो रियल दूरी, और जो मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी होती है ना, इनके बीच का अनुपात होता है पैमाना। कैसा होता है? देखिए, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। आप मान लीजिए कि आपका विद्यालय, मैंने आपको बताया क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लास 6 की बेस पे लिखी गई है, क्लास 6 को टारगेट करके समझाई गई है, और हम भी आपको उसी के अनुसार समझा रहे हैं। अब देखिए, आपका विद्यालय है ना, और आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो आप 10 किलोमीटर कागज थोड़ी नहीं लेके आओगे। अब बताइए, आप 10 किलोमीटर कागज लेके आएंगे? नहीं। आप अपने उसी कागज में, आप अपने घर से आप अपने विद्यालय की दूरी को 10 किलोमीटर में दिखाएंगे। लेकिन कैसे दिखाएंगे वो इसमें आपको बताया है। देखिए, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जा गया है, आप उस मानचित्र में क्या देखेंगे? उस मानचित्र में आप ये देखेंगे कि उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर में उन्होंने व्यक्त किया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी कि अब देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, समझेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 5 किलोमीटर। यानी कि जैसे कि आप मान के चलेंगे, आप, आपको थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ, जगह है, जैसे कि आपका ये घर है। आप घर मान लीजिए, ये आपका घर है ना, और ये आपका स्कूल है, या आपका कॉलेज है, कुछ भी सही। तो मान लीजिए आप, और इसके बीच की दूरी दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। और उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए आपका ये क्या है, कागज आपका, ये कागज आपका ऐसे ही होता है ना, कागज आपका ऐसे ही होता है। तो उन्होंने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। जब उन्होंने दे दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरह का उसमें आपको मैप दे दिया, बना दिया था। यही बात उन्होंने इसमें समझाई है, यही बात तो उसमें समझाई है ना। तो है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है, आपका जो पैमाना है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। या कब, ये आप कब कर सकते हैं? अब आप जब कर सकते हैं जब आपको पैमाने की जानकारी हो, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर उन्होंने 5 किलोमीटर लिख दिया। लेकिन आगे देखते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, ये तो हमने आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी दिखा दी एक कागज पर। लेकिन उसी कागज पर यदि आपको, आप किसी महाद्वीप के बारे में या किसी देश के बारे में हम इनको अपने कागज में दिखाते हैं, तो इनके लिए हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका? छोटे पैमाने का, है ना। जब आप किसी द्वीप, महाद्वीप को, देश को जब आप अपने कागज पर दिखाएंगे ना, तो कागज पर दिखाने के जिस पैमाने का आप यूज करेंगे, उस पैमाने को हम बोलेंगे छोटे पैमाने का स्तर या छोटे पैमाने का उपयोग करना। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। आप उदाहरण मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए कुछ भी मान सकते हैं। आप 5 सेंटीमीटर को इसमें दिखाएगा 500 किलोमीटर, है ना। तो आप 1 सेंटीमीटर को आप 100 किलोमीटर मान सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर मान सकते हैं। वो आपका अपना दिखाने का तरीका है। लेकिन इसमें जो दिखाया गया वो बता रहा हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए मानचित्र पर आप 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ये हो गया आपका छोटे पैमाने वाला मानचित्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है और बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। छोटे पैमाने वाला मानचित्र वहां पर यूज करते हैं जैसे हम किसी विश्व में जो द्वीप होते, महाद्वीप होते हैं,
या कि देश को जब हम किसी कागज पर दर्शाते हैं तो वहां पर हम छोटे पैमाने वाले स्तर को यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है 5 सेंटीमीटर को हम दिखा रहे हैं इसमें 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर छोटी अरे नहीं है, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के हिसाब की बात हो रही है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर के बराबर रखा गया है। तो जब किसी बड़ी चीज को किसी छोटे में दिखाते हैं ना, तो हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और इसके विपरीत हमारा बड़ा इस तरह का मानचित्र होता है, पैमाना होता है ना। देखिए, तो हमने आपको बता दिया, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया, तो जो ये पैमाना है ये बड़े पैमाना हो गया। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाना मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कौन से? बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो आपके जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है ना, वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है? तो बड़े स्तर में दिखाई गई चीज आप देखेंगे। इसमें आपका एक मानचित्र दिखाया गया है, देखेंगे। देखिए, अगर आपको अगर आपको प्रतीक दिखता है ये वाला, तो आप किसी मानचित्र में जब इसको देखते हैं तो आप समझेंगे कि ये पेड़ का मानचित्र है। जब आपको ये दिखता है ना, छोटी छोटी घास, घास के टाइप में दिख रहा है ना, ये आपका खेल का मैदान वाला मानचित्र हो गया। खेल के मैदान को उसमें दिखाया गया। ये आपका पोस्ट ऑफिस हो गया। जब आप कहीं पीओ लिखा है वो देखते हैं, तो इन संकेतों को समझेंगे हमारा ये पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपका ये ब्लैक जो दिख रहा है ना, ब्लैक ये रथ, ब्लैक गोला दिख रहा है ना आपको, ये वाला ना, ये जब आप इसको कहीं देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कुआ का प्रतीक है। आप ये विद्यालय देखेंगे ना, और ये आप फलोद्यान, इन चीजों को इसमें दिखाया गया है। और इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं है ना। तो हम आपको बड़े महत्व से ज्यादा चीजों को हम बता रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या देख लिया इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में छोटे पैमाना, बड़े पैमाने के साथ देख लिया। हमने दिशा, दूरी, है ना, प्रतीक के घटक के बारे में पढ़ ही रहे हैं इसमें। तो हमारा ये दिशा हो जाएगा, दिशा के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने देख लिया, हमने हमारा जो भू राजनीतिक मानचित्र हो गया, है ना, और उसमें भौतिक मानचित्र हो गया, मैट्रिक मानचित्र हो गया, हमने इसके बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। देखिए, अब हमारा आ रहा है दिशा। क्या आ रहा है? दिशा। देखिए, एक गांव का ये मानचित्र है, किसका? हमारी दिशाएं देखिए, ये हमारी दिशा है पूर्व, और ये हमारी दिशा है पश्चिम, और ये हमारी दिशा है उत्तर, और ये हमारी दिशा है दक्षिण। इनको हम क्या कहते हैं? दिग्बिंदु कहते हैं। ये मुख्य दिशाएं हैं, है ना। क्या है ये? हमारी मुख्य दिशाएं हैं। अब आप उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा ये जा रही है ना, ये वाली, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा होगी। और आपकी जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होगी, ये आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा होगी, है ना। क्या होगी? ये आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा होगी। नीचे आप देखेंगे, आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी वो आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, ये वाली। आपके पूर्व और दक्षिण की दिशा होगी दक्षिण पूर्व दिशा होगी। तो हमने इन दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और हम इनको बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु, बोलते हैं किसको? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को। तो प्रधान दिग्बिंदु के बारे में जानकारी आपको मिल गई। तो जैसे आप जब पढ़ते होंगे ना, जब क्लास 6 में जब होंगे, तो आपको बोलते होंगे टीचर का, आप पूर्व में देखो,
पश्चिम में देखो तो आपका ये वाला हाथ हो गया, आपका ये पूर्व को दिखाता है ना, सीधा वाला हाथ। ये आपका टेढ़ा वाला हाथ आपको दिखाता है, यानी लेफ्ट साइड पश्चिम, है ना। इधर आपका मुंह है, उस दिशा को आपका उत्तर होता है। इधर आपके पैर है, उस दिशा में आपका दक्षिण होता है। आपको बताते होंगे, है ना। और नहीं बताते होंगे, नहीं बताया होगा तो आप यहाँ सीख सीख गए होंगे चीज़ों को। तो इधर खड़े होंगे ना, यूँ करके तो हमारा सीधा हाथ पूरब, यानी राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। तो कितना आसानी से उन्होंने बता दिया। ये आपका दिक्सूचक यंत्र है ना। जब आप कहीं फंस जाते हैं किसी जंगल में, है ना, जब आपको वहां से निकलना हो तो आप निकलेंगे कैसे? जब आपके पास कोई यंत्र हो दिशा बताने वाला, तब तो आप किसी जंगल में फंस गए, है ना, आपको यही नहीं पता चल रहा हम कहाँ हैं। हम हमारे पास कोई जा ही नहीं, मतलब कोई प्रकाश ही नहीं आ रहा, हमें ये नहीं पता जंगल में कहाँ बैठे हैं। तो उस जगह में आपका ये दिक्सूचक यंत्र होगा। आपका ये एक सुई आपकी जो होगी उत्तर दिशा में ठहरेगी, और नीचे वाली सुई जो होगी आपकी दक्षिण दिशा में ठहरेगी। और पूर्व पश्चिम तो आप जानते ही हैं, तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, ये बात है। तो पढ़ लेते हैं, देखिए। अधिकतर अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशाना बना होता है ना, ऊपर दाहिनी तरफ इस साइड में। हाँ, देखिए आपका ये मानचित्र है ना, मान चलो ये आपका ये मानचित्र है, ये ना, ये मानचित्र है आपका, तो पृष्ठ पे छपा हुआ है ना। तो ऊपर दाहिनी तरफ, यहाँ पर दाहिनी तरफ का निशान होगा ऐसे, और उस पर लिखा होगा उत्तर, ऐसे, है ना, ऐसे लिखा होगा, ऐसे उत्तर। तो जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं के, जैसे आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। बस आपको एक दिशा पता हो, उत्तर वाली, फिर तो आप सारी दिशाएं पता कर लेंगे, यदि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, है ना, थोड़ा बहुत जानते होंगे तो कर लेंगे। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं के बारे में बताया गया, जो ना ये हमने आपको दिखाए हैं। में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और बीच की 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हाँ, जब आपको सभी दिशाओं के बारे में जानकारी होगी तो आप इनके बारे में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, हम कहाँ खड़े हैं, हमको कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड, या उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में। तो अगर यदि हम आपको इनको जान लेते हैं, यदि आप इसको जान लेते सही से, तो आप वहाँ पे दिशाओं के बारे में आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो उन्होंने दिया है उनके लिए, लिए कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, है ना, दुकानों से विद्यालय की दिशा, ये आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है ना, इसमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया था, उसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में उन्होंने दिया है। देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका दिक् सूचक है। क्या है? दिक् सूचक है। देखिए, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इस दिक् सूचक की सहायता से क्या करेंगे, हम किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है। क्या है? ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। मुख्य दिशा होती है ना, सहायता से हम उसका पता कर सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखिए, ये आपकी उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा में, और ये आपकी दक्षिण दिशा में है। आपको बिल्कुल इसमें बच्चों की तरह बताया, क्योंकि बच्चा क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो उसके अनुसार ही आपको इसमें लिखी है, और विद प्रैक्टिकल की लिखी है ना। अब देखिए, तो हमने दिशा पढ़ ली, अब पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। तो देखिए, अगर हम किसी मानचित्र में, अगर हमें किसी को भवन को दिखाना है, या हमें वहां पर रेलवे स्टेशन दिखानी है,
तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम उसमें कागज़ पे हम रेलवे स्टेशन बनाना शुरू कर देंगे, नहीं। ऐसा करेंगे तो आपका कागज़ इसी में भर जाएगा। या आपको किसी पक्की सड़क दिखानी है, या मानिए आपको कोई पुल दिखाना है या नहर दिखानी है, तो ऐसा ऐसा तो नहीं हम उसमें नहर बनाना शुरू कर देंगे या पुल बनाना शुरू कर देंगे, तो भाई पूरा मानचित्र आपका उसी में भर के जाएगा। तो आपका मानचित्र कहाँ हुआ? तो उस छोटी एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने के लिए हम प्रतीकों का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं प्रतीकों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या कोई आर्टिंग या पेंटिंग कर रहे हैं तो हम चीज़ों को ऐसे दिखा देंगे, तो वो मानचित्र कहाँ हो गया? वो मानचित्र थोड़ी, वो तो पेंटिंग हो गई। तो मानचित्रों में हम प्रतीकों का यूज़ करते हैं। देखिए, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे आप भवनों को, सड़कों को, पुलों को, वृक्षों को, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। अब उनको कैसे दिखा देंगे मानचित्र में? आप वहाँ भवन थोड़ी नहीं बनाएंगे, आप वहाँ पर कुआं थोड़ी नहीं खोदेंगे, आप वहाँ तालाब थोड़ी नहीं खोदेंगे, आप वहाँ पर नहर थोड़ी नहीं बनाएंगे, या आप वहाँ पर पटरी बना देंगे? नहीं। क्या करेंगे? प्रतीक यूज करेंगे। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। छाया बना देंगे, है ना, कोई अक्षर लिख देंगे, जैसे पीओ लिखा है, ये सब लिख देता ना, पीओ देखा था, तो पोस्ट ऑफिस हो गया, या पीटीओ पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, या पीएस पुलिस स्टेशन हो गया। इस तरह के हम प्रतीकों को यूज करते हैं। छाया देख लीजिए ना, नीली छाया बनी हुई है, या उसमें रंग देख लीजिए ना, सफेद रंग हो गया आपका पर्वत का रंग हो गया, पीला रंग आपके पठार को बताता है, नीला रंग आपका क्या बताता है? मैदान बताता है। इस तरह के हम रंगों का यूज करते हैं, है ना। चित्र देखते हैं, उसमें रेखाएं खींची हुई होती है ना, सीधी रेखाएं उसमें थोड़ी कर देते हैं उसमें, है ना, तो रेखाएं इसमें यूज होती हैं, इनको आपको दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, मतलब थोड़े स्थान में आपको ज्यादा नॉलेज दे देंगे ये प्रतीक। हाँ? यानी प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। कैसे? आसानी से खींच सकते हैं, तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से उनके बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, तो उनके माध्यम से क्या करेंगे? मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। कैसी होती है? एक विश्वव्यापी भाषा होती है। वो आपको विश्व में जिस किसी देश में जाएंगे, किसी कंट्री में जाएंगे, किसी राज्य में जाएंगे, वहां पर इन्हीं प्रतीकों का यूज आपके मानचित्र में होता हुआ दिखेगा। आप वहाँ की आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है ना, आप किसी, जब दूसरी कंट्री पहुंच गए, आपने मूवी देखी होगी ना, जैसे आप खजाने तक जाते हैं और वहाँ पर देखते खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, तो वो किससे आते हैं? मानचित्र में जो प्रतीक उसी के माध्यम से समझते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो मूवियाँ जो बनी हुई है ना, वो आपके इतिहास या जियोग्राफी को ही लपेटती हुई बनी हुई है ना, इनसे ही चीजें वो निकली हुई हैं। तो उनकी जो भाषा होती है ना मानचित्रों के प्रतीकों की, वो विश्वव्यापी होती है, विश्व के स्तर पर होती है। तो वहाँ यूज हो रही होगी, जैसे आप कोई जो भाषा प्रतीकों की अमेरिका में हो रही है ना, तो वो प्रतीकों की भाषा आपके देश में भी यूज हो रही होगी। आप जिससे क्या करेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है इन प्रतीकों के संबंध में। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 दर्शाए गए हैं, देखेंगे। जो इससे पहले के चित्र इसमें जो हम आपको दिखाएंगे ना, उसकी बात हो रही है। तो उसमें दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, इसे दिखाने के लिए, समझने के लिए। उदाहरण के लिए देखेंगे आप, नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जलाशय के लिए होता है। भूरा रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए होता है ना, भूरा रंग की यूज हो रहा है ना, आप समझिए कहाँ पर पर्वत है। पीले रंग का पठारों के लिए, और हरा रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए क्या होता है? यूज। तो ये चीज हमने आपकी यहाँ सीख ली है, और आप लोगों ने सीख ली है। तो इसमें देखेंगे, देखिए, ये जो आपकी है ना रेलवे लाइन, ये बड़ी रेलवे लाइन है। अगर आपको इस तरह का चित्र दिखे, प्रतीक चिन्ह दिखे, तो आप समझेंगे कि आपके यहाँ बड़ी रेलवे लाइन की बात हो रही है ना। यदि आपको इस तरह का चित्र दिखे, प्रतीक दिखे इस तरह का, है ना, तो आप समझेंगे कि आपकी मीटर लाइन की बात हो रही है। किसकी? मीटर लाइन की।
मीटर लाइन की। ये आपकी मीटर लाइन की बात हो रही है। ये आपकी रेलवे स्टेशन, अगर आपको ऐसा प्रतीक नहीं दिखता है तो आप समझेंगे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। और ये आपकी बड़ी लाइन, ये आपकी पक्की सड़क है। ये पक्की सड़क है ना। ये कच्ची सड़क का प्रतीक है। ये आपकी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये किसी देश की सीमा किसी विदेश से जो लगती है ना, वो इसको आप प्रतीक के माध्यम से देख सकते हैं। और देश में एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से लगी होती है, वैसे होती है। और जब जिला की सीमा दूसरे जिला से लगी होती है ना, तो इस चित्र इस प्रतीक का यूज किया जाता है। ये आपकी नहर का यूज, नहर का दिखाया गया है ना प्रतीक, किसका? नदी का नदी का आपका। ये कुआं का प्रतीक है, ये तालाब का है, ये नहर का है, और ये पुल का है। ये पुल का प्रतीक ये आपका मंदिर है ना। और ये आपका गिरजाघर है, और ये आपकी मस्जिद है, और ये आपकी छतरी है। अब देखेंगे। और ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रतीक दिखाया, चिन्ह अक्षर दिखाए गए इसमें ना। और आपका पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस हो गया ये आपका, है ना। ये आपका पुलिस स्टेशन। अगर आपको इस तरह का प्रतीक आपको दिखे हुए दिखते हैं ना, आप समझ जाइए कि आपका वहाँ कोई पीएस लिखा हुआ ना, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। तो आप वहाँ पे जल्दी से कुछ हो जाता ना, तो आप जल्दी से वहाँ पर जा सकते हैं। या आपका कहीं कुछ भेजना हो लिफाफे में रख के, और आपको ये नहीं पता हो, तो आप उस मैप में आप देखेंगे कि वो कहाँ पर है हमारा पोस्ट ऑफिस। तो जब पीओ जो लिखा होगा ना, तो पीओ वाली जगह पर पहुँच कर आप अपना कुछ भेज सकते हैं। आप लोग फॉर्म वगैरह पहले जो अप्लाई भेजते थे ना, अप्लाई करते थे, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तो करते थे। वो बात हो रही है। ये पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस होगी। और आपको इस तरह का प्रतीक दिखता है ना, आपको अगर ऐसा प्रतीक दिखता है, तो ये तो बस्ती का प्रतीक हो गया। ये हो गया बस्ती का प्रतीक। यदि आपको ऐसे प्रतीक दिखता है ना, तो ये आपका कब्रिस्तान का प्रतीक हो गया। तो आप समझते होंगे कब्रिस्तान। आप ऐसे देखते हैं ना ये प्रतीक, आप समझेंगे वो पेड़ है वहाँ पर। क्या है? पेड़। यदि आप ऐसा प्रतीक दिखेंगे, आप समझेंगे वहाँ पर क्या है? घास है। ये हमने आपको बता दी। अब आप ये बताओ कि ये जो डॉट डॉट दिखाएगा ना, ये वाला, ये ये आप ये बताइए, ये कच्ची सड़क है या पक्की सड़क है? क्यों? आप कमेंट कीजिए। चलो, आपने इतना तो थोड़ा जान लिया होगा ना, अभी ऊपर दिखाया मैंने, इतना थोड़ा देख लिया होगा। आप ये बताइए, पक्की सड़क का चिन्ह है कि चक्की सड़क कच्ची सड़क का चिन्ह है ये? है? बताइए कमेंट में। और आपकी ये जो ये है ना, ये पक्की सड़क है या कच्ची है? और ये आपका क्या है? मैं आपको बता दूं, ये आपकी कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क। और ये आपकी पक्की सड़क है। पक्की सड़क से ही आपकी कच्ची सड़क में नहीं है ना। और ये आपकी मस्जिद है। और ये आपका बसंतपुर गांव का चित्र दिखाया गया है ना। ये आपके पेड़ है, और ये आपकी यहाँ बस्ती रहती है। और यही पक्की सड़क देखिए, ये ना, ये बनाया हुआ है, ये ब्रिज के ऊपर से आई है। ब्रिज के ऊपर से आई है। और इस ब्रिज के नीचे से रेलवे लाइन गई हुई है। अरे ये क्या है? रेलवे स्टेशन है, ये लिखा है ना RAS। ये रेलवे स्टेशन है, दिखाया गया इसमें। और इसी रेलवे स्टेशन के सारे सारे ये आपके रेलवे लाइन आई हुई है, ये वाली देखिए। और ये आपका तालाब है। तो इस चीज़ आपकी इसमें दिखाई गई है। तो ज़्यादा चीज़ हमने इसमें पढ़ी नहीं है। आगे देखते हैं अब रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र क्या? रेखा चित्र देखिए। रेखा चित्र एक आरेखण है। रेखा चित्र एक आरेखण है। कागज पर जो रेखा के माध्यम से आरेखण किया जाता है ना, वो क्या है? एक आरेखण है, जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त पर क्या होता है? आधारित होता है। जैसे कि आपने मान के चलो आपका बर्थडे है। क्या है? आपका बर्थडे विश हो रहा है। जैसे मान के चलो आज आपका बर्थडे है, आप अपने प्रिय दोस्त को बुला रहे हैं,
या प्रिय प्रेमी को बुला रहे हैं, या प्रेमिका को बुला रहे हैं, जिसको भी आप इन्वाइट कर रहे हो, अब वो आपके घर पहली बार आ रहा है या आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप बता देंगे, देखिए आपको वहां से 1 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ना है, 1 किलोमीटर चलेंगे फिर लेफ्ट मुड़ जाएंगे, या फिर आप उसको कागज पर बता देंगे कि 1 किलोमीटर चलेंगे और लेफ्ट मुड़ जाएंगे, फिर आपको 200 मीटर चलना है फिर राइट मुड़ेंगे, फिर 100 मीटर चलना है फिर ऐसे मुड़ेंगे, है ना। फिर वो हमारा जो उसमें सामने फूलों का पेड़ खड़ा होगा या बरगद का पेड़ खड़ा होगा, तो वहाँ उसके सामने जो घर होगा वो हमारा घर होगा, है ना। तो वहाँ पर हमारा बर्थडे बन रहा होगा। तो आप उस तरह से आपको जो याददाश्त पर जो रेखांकित की जाते हैं ना चित्रों को, वो आपके रेखा चित्र होते क्या होते हैं? रेखा चित्र होते हैं। और ये स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। हाँ, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान की उसकी दिशा दूरी या उसके बारे में जानकारी देने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। मतलब मैं अपने मित्र के घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता जाना कैसे है। वो हमें मित्र हमें बताएंगे कि आप ऐसा करिए, आप वहां से 100 मीटर आगे तो सीधे चले जाओ, 100 मीटर आप सीधे चले जाइए, फिर आप लेफ्ट मुड़ेंगे, 100 मीटर चलेंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, फिर 10 मीटर चलेंगे, फिर लेफ्ट होंगे, फिर सीधा हमारा घर बना हुआ है। तो आप उसको जो आपको इस तरह से डायरेक्शन देना, वो आपकी याददाश्त पर आधारित होता है, तो हमारे रेखा चित्र होता है। लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, मतलब इसके आप कोई पैमाना यूज नहीं करेंगे। इससे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ये आपको बता दिया। अब देखिए खाका क्या होता है। खाका, जैसे कि आपका घर है, अब घर में आपके घर में लंबाई और चौड़ाई वो तो लिखी नहीं है। आप उस घर के मानचित्र को आप कागज पर दिखाएंगे, आप उसमें देखेंगे हमारा घर कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी उसकी ऊंचाई है ना। कहाँ किचन बनी हुई है, कहाँ बाथरूम बनी हुई है, कहाँ पर सोने वाले कमरे बने हैं, कहाँ पर रहने वाले बने हैं। तो वो चीजों को हम जो दिखाते हैं ना, वो हमारा खाका कहलाता है। एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। मतलब एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जब हम एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र को यूज करते हैं, तो हमारी ऐसी जानकारी होती है जो हमें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है और हमें काफी जानकारी वहां से मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। कमरे की लंबाई चौड़ाई है, उसको किसी मानचित्र में नहीं दिखा सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो आज की क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, और हम थोड़ा इसका अभ्यास थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अभ्यास भी थोड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस से भी हम करा ही देते हैं। वैसे ये काम तो वैसे आप लोगों का है, तो आपको पढ़ा दिया, अपना काम कर दिया। एक प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना आपका काम है। मैं चाहता हूँ अभ्यास भी आपको मैं ही करा दूँ, कुछ चीज़ छोड़ दूंगा, आप उसको आप कमेंट में लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे रिप्लाई, आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए, आप मानचित्र के 3 घटक बताइए। मैं आपको घटक बता दिए कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, हम मानचित्र को बनाने के लिए किन किन 3 घटकों का यूज करते हैं, वो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो मानचित्र को बनाने के लिए, या मानचित्र जिसमें छपा होता है उसको हम पढ़ने के लिए, दिशा, दूरी और प्रतीक की जो हमारे 3 घटक हैं, इनको यूज करते हैं। दिशा को, दूरी को, प्रतीक को। प्रधान दिग्बिंद क्या होते हैं या कौन कौन से हैं बताइए? प्रधान दिग्बिंद मतलब हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती है ना, 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन्हीं को इन्होंने यहाँ पर
प्रधान दिग्बिंदु के बारे में पूछा है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाने से हम बड़ी चीजों को छोटा कर दिखा सकते हैं और छोटी चीजों को बड़े पैमाने पर देख सकते हैं, जैसे कि देश को या किसी महाद्वीप को तो छोटे पैमाने पर दिखाना, या किसी हम एक गांव के किसी स्थान के घर के स्थान को या किसी करके उसको हम बड़े पैमाने पर दिखाना, तो हमारे मानचित्र के पैमाने से आप इस तरह से समझ सकते हैं। किलो की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होता है? क्योंकि हमें उससे ज्यादा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। किलो की अपेक्षा हमें मानचित्र में अधिक जानकारी, हमें तथ्य अधिक मिलते हैं और वो किसी चपटी सतह पर खींचे जाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में हमें ज्यादा जानकारी चाहते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। मानचित्र हमने बता दिया, पढ़ा दिया आपको। खाका क्या होगा? खाका एक किसी छोटी चीज को बड़े आकार में दिखाता है, जैसे आपके घर के चित्र को बड़े आकार, घर के आपके घर को बड़े पैमाने पर दिखा करके, यानी बड़े चित्र में दिखा करके उसमें लंबाई चौड़ाई दिखाई जाती है। मानचित्र में क्या होता है? मानचित्र में उस चीजों को दिखाई दे यार कौन सी कहाँ यूज हो रही है ना। जैसे कि वहाँ पे हमारा, जैसे हमारा ये हमारे चलिए हमारा ये देश है भारत, राज्य है, ये हमारे मानचित्र में आ रहा है। उसमें हमारे देश में बहने वाले नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, या हमारा राज्य में बहने वाली नदियाँ पर्वत हो गई, नदियाँ बह रही है, पर्वत अपनी जगह इस तरह है। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी हम करते हैं इसमें मानचित्र में। खाका मैंने आपको बता दिया। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? आप बताएंगे। बड़े पैमाने वाला मानचित्र। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक एक विश्वव्यापी भाषा है जिसके माध्यम से हम किसी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीक एक संकेतात्मक भाषा है। आप सही उत्तर देखिए। आप अच्छा ये बताइए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं? वृक्षों का जो वितरण होता है ना, वृक्ष जहाँ जहाँ वृक्ष होते हैं ना, उसके वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम किस में बोलते हैं? बताइए। आप भौतिक मानचित्र बोलेंगे, या आप थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे, या आप उससे राजनीतिक मानचित्र बोलेंगे? आप जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये आपका थीमेटिक मानचित्र होता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसके दिखाने में किया जाता है? जो आपका नीला रंग का जो यूज होता है ना, वो किससे दिखाने के लिए किया जाता है? आप देखेंगे, जलाशयों को या पर्वतों को या मैदानों को? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। तो नीले रंग का इस्तेमाल होता है आपके जलाशयों को दिखाने के लिए। तो आप ये बताइए, पर्वतों को दिखाने के लिए कौन से रंग का यूज होता है? बताइए, पर्वतों को दिखाने के लिए आप कौन से रंग का यूज करते हैं? तो पर्वतों को दिखाने के लिए आप भूरे रंग का करते हैं। किसका? भूरे रंग का। मैदानों को दिखाने के लिए आप कौन से रंग का यूज करते हैं? मैदानों को दिखाने के लिए आप नीले रंग का यूज करते हैं, है ना। हाँ, ग्रीन कलर का, है ना। देखिए, दिक् सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? दिक् सूचक का आप उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? या जो दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? आप बताएंगे, आप अपना रिप्लाई दीजिए। पहला आप किसमें दिखाया गया का नंबर पर प्रतीकों को दिखाने के लिए। क्या हम दिक् सूचक का यूज प्रतीकों को दिखाने के लिए करते हैं? क्या हम दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं? क्या हम दिक् सूचक का उपयोग दूरी मापने के लिए करते हैं? आप जल्दी से रिप्लाई करिए। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है कि आपको उस दिक् सूचक का यूज हमारा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। पैमाना आवश्यक है? बताइए, पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीकों के लिए? देखिए, प्रतीकों के लिए तो मानचित्र हमारा कोई यूज नहीं होगा, तो प्रतीकों के लिए नहीं है। रेखा चित्र आपका याददाश्त पर होता है, उसमें किसी पैमाने का उसमें उपयोग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो पैमाना होगा वो किसके लिए होगा? मानचित्र के लिए होगा। हमारा ये वाला सही है। तो आज के लिए हमारा इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए कि आपकी जो एग्जाम है 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली है, और उसी के अनुसार हम आपके इसमें एनसीईआरटी इसमें कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में हम अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देख रहे हैं, और इसी के तहत आप लोग अपने इसी के बहाने आपकी ये तैयारी हो जाएगी और आपकी एनसीईआरटी पढ़ ली जाएगी अच्छे से। और जब आप करंट से अपडेट करेंगे तो आप मानिएगा आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे,
जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।